हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009। देखिए, रिसेंटली अगर हम देखें तो 2009 में एक स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई है और फिर एक 2015 में। तो 2015 वाली को डिटेल में समझने से पहले हम 2009 वाली को देखेंगे कि अल्टीमेटली इस पॉलिसी में क्या क्या गाइडलाइंस रहीं और फिर उन्होंने क्या क्या काम किया। फिर 2015 में आई तो 2015 में उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो तभी हम उन दोनों को कंपेयर करके समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009। तो इसके मिशन की बात करते हैं। मिशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009। ये पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है? द पॉलिसी envisions the establishment of national skill development initiative with the following mission। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉलिसी में ये प्रॉपरली मेंशन है कि कैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव will empower all individuals through improved skills, knowledge, that is nationally and internationally recognized qualifications to gain access to decent employment, and ensure India's competitiveness in the global market। कहने का मतलब क्या हो गया? अब क्या मिशन है कि पहले तो भैया ये NSDI इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और NSDI क्या करेगा? NSDI विल एम्पावर द ऑल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं थ्रू द इम्प्रूव्ड। अब एम्पावर कैसे किया जाएगा? उनको स्किल्स, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी जो कि नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन के ऊपर होगी। जिससे क्या होगा? टू गेन एक्सेस टू डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। जिससे क्या मिलेगा? आगे डिसेंट एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो पाएगा। एंड टू इंश्योर इंडियाज कम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट। जिससे क्या होगा आगे कि इंडिया का कम्पिटिटिवनेस रिकॉग्नाइज होगा इन ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि स्किल्ड जो हो रही है मैन पावर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हो रही होगी। तो ये हमने इसका मिशन देखा कि मिशन क्या था। नेशनल पॉलिसी का मेन मिशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का इस्टेब्लिशमेंट करना और उस नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का इंडिविजुअल को एम्पावर करना। जिससे एम्पावर किससे के थ्रू? स्किल्स और नॉलेज के थ्रू। और वो जो स्किल नॉलेज होगी वो नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन होगी। जिससे क्या होगा?
डिसेंट डिप्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा और इंडियाज़ का कम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट में रिकॉग्नाइज हो पाएगी। ये इनका मिशन की बात हुई। ऐसे ही आगे हम चलते हैं, एम्स की बात करते हैं। एम्स अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली क्या करना है कि रैपिड ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। तो एम इसका है कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ कंट्री, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा ब्रॉड एम है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स होंगे जिससे कि हमारा ये पॉसिबल हो पाए, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एनहांसिंग इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयबिलिटी, and ability to adopt to changing technologies and labor market demand। मार्केट डिमांड। नेक्स्ट अगर हम एम की बात करें तो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द people। strengthening competitiveness of the country, competitiveness of the country, attracting investment in skill development, attracting investment in skill development। ये इसके मेजर एम हो गए कि एम का मतलब हो गया कि अल्टीमेट कंट्री क्या चाहती है इस पॉलिसी के थ्रू। ये चाहती है कि लॉन्ग टर्म में इससे रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाए कंट्री में। फिर वो पॉसिबल कैसे हो पाएगा, पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स की एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, इन्हेंस करेंगे, जिससे क्या होगा वो एबिलिटी उसके पास बढ़ जाएगी टू अडॉप्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर उसने अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ली होगी, इन्हेंस कर ली होगी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इंडिविजुअल पे। और लेबर मार्केट डिमांड, अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो लेबर जो मार्केट में लेबर की जो डिमांड है उसी तरीके से चेंज होगी। तो सबसे पहला काम एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस करना है, जिससे कि आने वाली जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी में और लेबर मार्केट में उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर पाए सिचुएशन को। दूसरा, अगर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसके जो वेजेस मिल रहे हैं वो बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथनिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री। तो कंट्री क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हमारी स्किल्ड लेबर अब्रॉड में जॉब करे तो जॉब तो करना ठीक है, बट उसको इतना स्किल तो होना चाहिए कि वो कम्पीट कर पाए उस लेवल पे, क्योंकि वहाँ की भी लोकल पॉपुलेशन होगी, वो भी स्किल्ड होगी। तो वाई दे विल हायर आवर स्किल्ड वर्कर्स, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि पहले तो उनके अंदर स्किल्स उस तरह की हों कि जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्री है उसको रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर सके। तो कम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथन करने की बात है। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट देखो यूँ तो कंट्री हमारी गवर्नमेंट कर रही है काम,
बट रिसोर्सेज का शॉर्टेज तो होता ही है। तो ऐसा करें कि इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इस फील्ड में बढ़ावा मिले, ये इसका एम लेके चल रहे हैं। आगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव में हम, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू एक्वायर स्किल्स थ्रू आउट लाइफ। Throughout life, create opportunities for all to acquire skills throughout life, and rest especially for the youth, and for especially for youth, women and disadvantaged ग्रुप्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, डेवलप ए हाई क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स, और एंटरप्रेन्योर relevant to current and emerging employment market needs, employment market needs। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो enable effective coordination between different ministries, the center and states with private partners, ट्रिपल पी मोड में। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू एक्वायर स्किल्स थ्रू आउट लाइफ एंड फॉर स्पेशली यूथ, वुमेन एंड, मतलब हमें ऐसा इकोसिस्टम तैयार करके देना है जिससे सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो कि जो स्किल एक्वायर करना चाहते हैं स्किल एक्वायर कर सकें। और ये मेन फोकस इनका यूथ पे है, वुमेन पे है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक SC, STs, PWDs, ट्राइबल्स एटसेट्रा। सेकेंड, डेवलप ए हाई क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स। अब क्या होगा, जब स्किल एक्वायर करने की अगर अपॉर्चुनिटी दे देंगे तो ऑब्वियसली जब वो एक्वायर करने जाएंगे तो क्या होगा, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स या एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाएंगे उससे। और वो कैसे हो जाएंगे, जो रिलीवेंट करंट एंड एमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट मार्केट नीड्स है, जो आज की जो एमर्जिंग करंट और एमर्जिंग नीड्स है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग वो हाई क्वालिटी स्किल वर्कफोर्स एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ये पॉसिबल कब हो पाएगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक ही मिनिस्ट्री से नहीं हो रहा है। जब तक देखो, जब ये पॉलिसी आई है 2009 में, तब तक हमारी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री भी नहीं थी हैंडल करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू ये स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी तब आई थी। तो क्योंकि और स्किल डेवलपमेंट की इनिशिएटिव अब हर मिनिस्ट्री की अलग अलग चल रही थी, तो सारी मिनिस्ट्री आपस में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, मिनिस्ट्रीज के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, और प्राइवेट पार्टनर्स जो इंटरेस्टेड हैं स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में आने के लिए,
सब में आपस में एक कोऑर्डिनेशन की बात भी हो, तो कोऑर्डिनेशन भी नीडेड था। तो ये ऑब्जेक्टिव, तीन तरह का ये ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं कि ये नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट का रहा 2009 वाले में। आगे बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या है, इस पॉलिसी का स्कोप क्या इन्होंने डिसाइड किया। स्कोप स्कोप अगर हम देखें तो स्कोप के मतलब हम टोटल कवरेज की बात कर रहे हैं। तो टोटल कवरेज ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, क्या कवरेज है, कहाँ कहाँ कैसे ये करवाई जाएगी, स्कोप क्या है, कैसे कैसे करवाएंगे स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट बेस्ड जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलप्ड स्किल डेवलपमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, जैसे एक तो आपके IITIs ही हो गए, एक आपका वोकेशनल स्कूल्स हो गए, एक आपका टेक्निकल स्कूल्स हो गए, एक आपका पॉलिटेक्निक एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस हो गए, पॉलीटेक्निक एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस हो गए। स्किल डेवलपमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप्स बाय एंटरप्रेन्योर्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रेंटिस apprenticeships by enterprises। Further, training for self-employment and entrepreneurship development। Training for self-employment and entrepreneurship development। E-learning, वेब बेस्ड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। देखो, स्किल डेवलपमेंट की बात तो हम कर रहे हैं इस पॉलिसी में, तो ये स्कोप में ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये करेंगे कैसे। तो स्किल डेवलपमेंट हम स्किल डेवलपमेंट भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करेंगे, जैसे IITs हो गए, वोकेशनल स्कूल्स हो गए, टेक्निकल स्कूल्स हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो गए, इनका यूज करेंगे। और जो इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है उसके थ्रू हम स्किल डेवलप करेंगे। दूसरा, हम ट्रेनिंग करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फील्ड में, जिससे कि उद्यमता को बढ़ावा मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। हम यूटिलाइज करेंगे ई लर्निंग को और डिस्टेंस लर्निंग को, इसको भी बढ़ावा देंगे जिससे कि वो एक्सेसिबल हो पाए। जो रिमोट एरियाज में उन सेंटर्स तक आना पॉसिबल नहीं है, तो इन ई लर्निंग के थ्रू या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू वो पॉसिबल हो पाए। ये हमने स्कोप की बात की। अब बात करते हैं हम टोटल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसा होगा, गवर्नेंस कैसी होगी इसकी। तो गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। गवर्नेंस, तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, किस तरीके से ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, ये इसके चेयरमैन खुद पीएम। और इस बॉडी का काम क्या है? ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिसी डायरेक्शन एंड रिव्यू। ये हाईएस्ट लेवल बॉडी हो गई इस पॉलिसी के लिए, पीएम नेशनल काउंसिल स्किल डेवलपमेंट। इसका काम क्या है? पॉलिसी को डायरेक्शन देना कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और बीच बीच में उसे रिव्यू भी करना कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। चेयरमैन इसके पीएम है, और मेंबर्स सेक्रेटरीज वगैरह मिनिस्टर्स वगैरह इसके मेंबर रहते हैं। ज़्यादा उनको डिटेल में जाने की जरूरत है। दूसरा आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड। ये बोर्ड भी अगली कड़ी है, काउंसिल के बाद की अगली कड़ी, जो एक्चुअली ऊपर वाले ने क्या करा, पॉलिसीज को गाइडलाइन किया और रिव्यू किया। ये भी लोग अगला स्टेप, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिलेंगी काउंसिल से, ये नीचे फॉरवर्ड कर देंगी ग्राउंड में, कि ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होनी है। तो जो नेक्स्ट बॉडीज होंगी उनसे ग्राउंड में ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसका चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, कि आपको पता है जब तक प्लानिंग कमीशन प्रॉपरली वर्किंग था। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। फिर इसी के थ्रू आगे कुछ बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है जो आज तक चल रही हैं और बहुत ज़्यादा, और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में काम किया। जैसे तीसरी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एनएसडीसी, जिसको हम डिटेल में जान चुके हैं कि क्या है। अ, बस इतना जान लोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अभी तो 2013 वाला लेटेस्ट आ गया था, तक आया नहीं था। तो ये सारा काम 1956 वाली कंपनीज एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुई थी। नॉट फॉर प्रॉफिट थी, इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये सारे ट्रिपल मोड में आके इन लोगों ने ये स्टैब्लिश करी थी कि कैसे स्किल इकोसिस्टम को आगे बढ़ा सके। तो इसका जो हेड होता है, कोई एमिनेंट पर्सन स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में, जो एमिनेंट प्रोफेशनल कुछ हो, उसको हेड बनाया जाता है जनरली। और आईएएस भी होते हैं, पर्सन ऑफ रेपुटेड प्रोफेशनल इन दी फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसी में एनएसडीसी को आगे ये मैंडेट दिया गया कि ये सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स ओपन करें, जो आगे उनका सेक्टर स्पेसिफिक स्किल गैप एनालिसिस हो पाए, स्किल गैप एनालिसिस पॉसिबल हो पाए, एंड और लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सेक्टर स्पेसिफिक, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सेक्टर स्पेसिफिक डेवलप हो पाए। तभी तो आगे स्किल उसी फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। जब पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करें, अभी शायद 37 एसएससीज हैं, इसका मतलब 37 सेक्टर्स ऑलरेडी हम उसमें स्किल डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग हम डेवलप कर रहे हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स जो थी, इन्होंने स्किल डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाइयों तक लेने का काम किया है, जो एनएसडीसी से ही स्टार्ट हुआ है। और अभी के टाइम पे अगली पॉलिसी में भी एसएससीज पे भी आगे जोर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को पता रहा कि ये चीज़ें
और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आगे हम बात करें एनसीबीटी। देखो एनसीबीटी ऐसे तो 1956 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, पर सारा कुछ स्किल डेवलपमेंट का डिजाइनिंग, डेवलप एंड मेंटेनेंस, और वो नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इस तब तक एनएसक्यूएफ नहीं आया था। तो ये जो काम कर रही थी एनवीक्यूएफ पे काम कर रही थी, जो भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मटेरियल या क्वालिफिकेशन है उसका जो अलाइनमेंट है एनवीक्यूएफ के अकॉर्डिंग था, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और उसको कौन डिसाइड कर रही थी? एनसीबीटी। आगे अगर हम और थोड़ा देखें कि कुछ सोशल पार्टनर्स भी स्किल डेवलपमेंट में प्रमोट करने की बात कही गई। सोशल पार्टनर्स लाइक एनजीओज की बात हो जाए, सिविल सोसाइटीज़ की बात हो जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो जाए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात हो जाए, इस तरह के जो लोग स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाएं, इनकी भी ये बात करेगी। तो इस तरह की ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखा किस 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 तरीके से इसका गवर्नेंस का ये पॉसिबल हो पाएगा। आगे हम और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ आउटरीच, इक्विटी एंड एक्सेस। ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? हम बात करेंगे कि आउटरीच करना है या इक्विटी एंड एक्सेस है, जो जो स्किल डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म स्टार्ट करे जाएंगे, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट है, इसका आउटरीच, इक्विटी एंड एक्सेस की कैसे बात होगी, कैसे ये लोगों तक पहुंचेगा इक्वल तरीके से और कैसे एक्सेसिबल हो पाएगा, उस तरीके की बात। पहले हम आउटरीच की बात कर लेते हैं। देखो आउटरीच करने के लिए सबसे पहले इनोवेशन अप्रोच यूज करी जाएगी। इनोवेशन अप्रोचेस, जिससे कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम और ट्रेंड कर सकें, स्किल्ड कर सकें। इंसेंटिव मैकेनिज्म स्टार्ट करा जाएगा। इंसेंटिव मैकेनिज्म का मतलब हो गया सीधा सीधा कि फंडिंग, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन वो बढ़ेगा। सिमिलरली एक्सपेंशन करा जाएगा पब्लिक जो ट्रेनिंग है, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक ट्रेनिंग, रूरल एरियाज तक पहुंचा जाएगा, बॉर्डर और हिली एरियाज तक पहुंचा जाएगा। क्योंकि पब्लिक ट्रेनिंग क्यों होगी इनमें? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें जाने में, पहुंचने में असमर्थ होंगी, वो डिफिकल्ट होगा उनका पहुंचना। तो इसलिए वहाँ पे पब्लिक ट्रेनिंग, क्योंकि पब्लिक मशीनरी ऑलरेडी वहाँ पे रनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक का। तो पब्लिक ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाएगी ऐसे जगह पे, रूरल एरियाज की बात करें, बॉर्डर एंड हिल एरियाज की, इससे वो आउटरीच उसका बढ़ेगा। इनोवेटिव इनोवेशन अप्रोच हम जैसे देख रहे थे, तो इससे क्या होगा, जैसे हम ई लर्निंग की बात करेंगे, डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे, है ना। तो इस तरीके से कि इससे आउटरीच बढ़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स विलेजेस में और ब्लॉक लेवल पे ओपन करे जाएंगे, विलेजेस में एंड ब्लॉक लेवल पे। ये हमने आउटरीच की बात की। ऐसे ही हम बात करते हैं इक्विटी एंड एक्सेस। इक्विटी एंड एक्सेस की बात करते हैं। इक्विटी मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस मींस लोगों तक पहुंच पाना, लोगों को कैसे वो एक्सेसिबल हो पाएगा।
तो इक्वल एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट फॉर सोशल ग्रुप्स पर्टिकुलरली वुमेन, ऐसे जो ग्रुप उनके लिए कैसे उनके लिए एंड बैरियर्स जो हैं उनको रिमूव करने की बात होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पहले तो इक्विटी पे ध्यान रखने से क्या होगा, जो स्किल डेवलपमेंट ये एक्सेस हो जाएगी फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स, जिससे जैसे कि हमने अब बात कर रहे थे वुमन, हम अदर सेक्शंस की बात कर रहे थे, अदर सेक्शंस में एस सी एस टी, उसको हम एक नाम दे सकते हैं डिस एडवांटेज्ड ग्रुप्स। जिससे क्या होगा, तभी तो वो सिक्योर कर पाएंगे डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड मूविंग आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। तो अगर सही से इन तक ये चीज़ें पहुंच पाएंगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए बढ़ेंगी एंड दे विल आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। और ये कैसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा, एक्सेस कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेंगी हमें, उन्हें बताना होगा कि भाई इन चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, इन चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं। और हमें अपार्ट फ्रॉम वोकेशनल स्किल्स हम उनको सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स के बारे में भी ट्रेन करेंगे। तो इक्विटी एक्सेस का मतलब ये हो गया। आगे हम बात करते हैं क्वालिटी एंड रिलीवेंस की। तो क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, यही दिक्कत है, क्योंकि ये आईटीआई वगैरह तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं बट वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही और वो रिलीवेंट नहीं है एज पर द इंडस्ट्री। तो इनका मेन फोकस यही है कि अगर आपको ये क्वालिटी की अगर हम बात करें, इट इज़ अ की टू इंडियाज ग्लोबल competitiveness as well as improving an individual's access to decent employment, improving an individual's access to decent employment। तो इसमें क्वालिटी एश्योरेंस की बेसिकली 5 टॉपिक हैं कि 5 इवन की पॉइंट्स है, की फंक्शंस है जिससे हमें क्वालिटी एश्योर हो पाए। क्वालिटी एश्योरेंस की और हम बात करें तो हम इसको 5 की फंक्शंस में उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा उसमें होगा वैलिडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर हम ये देखेंगे कि वो मार्केट जो भी हमने क्वालिफिकेशन उसको प्रोवाइड करी है, जो भी उसने सर्टिफिकेशन या जो भी उनके अंदर स्किल डेवलप हुई है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंश्योर करेंगे ये चीज़ कि वो रिफ्लेक्ट करे क्या, मार्केट नीड्स को। मार्केट में जिस चीज़ की नीड है उसी तरीके की क्वालिफिकेशन उसके अंदर डेवलप की गई है ट्रेनी के अंदर। तो पहला क्वालिटी एश्योरेंस का फंक्शन हो सकता है वैलिडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का वैलिडेशन। वो कैसे इंश्योर हो पाएगा? अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा मार्केट की नीड्स का, डिमांड्स का। कि अगर देखो वेब डेवलपर चाहिए मार्केट को और आपने वेब डेवलपर और स्किल करके दे दी, वेब डेवलपिंग स्किल किसी के अंदर दे दी, तो उसका मतलब मार्केट की नीड के मुताबिक उसका क्वालिफिकेशन वैलिडेशन हो गया। इसी तरीके से हम आगे चलें तो दूसरा की फंक्शन हो सकता है वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। देखो ट्रेनिंग प्रोसेस हुई होगी तभी तो क्वालिफिकेशंस के अंदर डेवलप हुई, स्किल डेवलप हुई है।
तो वो ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर टूल यूज़ किए गए, प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मेथडोलॉजी। जिसने भी रिसोर्स पर्सन होगा, जो भी टेक्निक ट्रेनर होगा, उसने ये सब प्रॉपरली यूज़ किया है कि नहीं। कि नो यूज़ किया होगा तो सीधी सी बात है, वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस की बात हो जाएगी, क्वालिटी एश्योर हो जाएगी। इसी तरीके से क्वालिटी एश्योर्ड असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, क्वालिटी एश्योर्ड असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। इसमें ये क्या फोकस कर रहा है, ये कह रहा है कि असेसमेंट बेस्ड ऑन द नेशनल स्टैंडर्ड। जो एक्चुअली असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट मींस जो टेस्ट रिजल्ट वगैरह जो आया है, जो कंडक्ट असेसमेंट एजेंसी जिसने रिजल्ट वगैरह लिया है, तो जो असेसमेंट हुआ है वो असेसमेंट बेस्ड हुआ है ऑन नेशनल स्टैंडर्ड। जैसे एनसीवीटी के जो स्टैंडर्ड सेट हैं उसके मुताबिक बच्चे का असेसमेंट हुआ हो। इसी तरीके से अगर हम आगे और देखें, एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। जिससे क्या होगा, ये इंश्योर हो जाएगा कि जो आपके ट्रेनर्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं। इस नेक्स्ट आपका हम देख सकते हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन लिंकिंग, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन फॉर लिंकिंग सप्लाई एंड डिमांड, लिंकिंग सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बीच में लिंकिंग स्थापित हो पाए, इसके फील्ड में रिसर्च और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, आज के टाइम पे अगर हम लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या तो डिमांड है स्किल की, उसी तरीके से आगे वो मैच कर देता है, सप्लाई कर देता है उन लोगों की जो उनके पास एज पर द रिक्वायरमेंट स्किल के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई है। आगे इसी में अगर हम बात करें तो LMIS की, उसमें आगे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात, प्लानिंग मैकेनिज्म की बात। जिससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैकेनिज्म HRPM, ये तो पहली चीज़ हो गई कि लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के किससे क्या काम करवाना है, किस तरह की स्किल डेवलप करानी है, इस तरह का दो सिस्टम बनाए जाएंगे जो इस तरीके से कामों कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। इसी में अगर हम आगे चलें और एक लास्ट चीज़ ये देखें कि स्किल डेवलपमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों टारगेट कर रहे हैं हम स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे अगर हम 93% पॉपुलेशन की बात करें, वर्कर्स की बात करें, तो वो वर्कफोर्स कहाँ काम कर रही है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है। और करीब करीब 60% के आसपास ये जीडीपी में इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो 60% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम अनऑर्गेनाइज सिस्टम सेक्टर के स्किल को बेस को स्किल कर दें, अगर हम स्ट्रेंथन कर देते हैं क्या, किसको, द बेस, स्किल बेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी
इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव होंगी, क्योंकि जो वेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, लेबर्स के अपने राइट भी बढ़ जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2009 थी, इसका मेन फोकस इस पे था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पे, वर्कर्स पे। तो ये, और टारगेट ग्रुप्स की बात करें तो टारगेट ग्रुप इसके अंदर ऑब्वियसली वही है कि जो आपके क्या हैं, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों, डेली वेज वर्कर्स हों, कैजुअल वर्कर्स जिसे बोलते हैं हम, माइग्रेंट लेबरर्स, ये सब। और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स कौन होंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए, मोबाइल ट्रेनिंग वैन्स हो गई, और पब्लिक प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स हो गए। इस तरह के लोगों के साथ हम इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो मेन फोकस इनका, अगर इस पॉलिसी की बात करें तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे था। यूँ तो सबकी बात कर रहे हैं, पर स्पेसिफिक बात करें तो ये इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो उसका रीजन हमने यहाँ पे दे दिया। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009 में आई, और उस टाइम पे अलग से कोई मिनिस्ट्री थी नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी, वही इसको फॉर्मुलेट की। और नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और भी मिनिस्ट्रीज़ के इनपुट लिए गए। तो इसका मेन काम था कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश करना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव विल एम्पावर ऑल इंडिविजुअल्स थ्रू कैसे कैसे इम्प्रूव्ड स्किल्स, नॉलेज, नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन टू गेन एक्सेस टू डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योर इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस। तो हमने पहले मिशन देखा, फिर हमने एम्स की बात करी, क्या क्या इसके एम्स हैं, फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखे, इसके स्कोप देखा कि कैसे कैसे करेंगे इसको, फिर हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा कि इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट क्या क्या दिया हुआ है। टॉप पे पीएम नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड्स, फिर आगे हमारा एनएसडीसी के इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, एनएसडीसी के अंदर एसएससीज की बात हुई, एनसीवीटी को एनवीक्यूएफ अलाइंड कोर्सेज और मटेरियल डेवलप करने की बात हुई, सोशल पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट की बात हुई। फिर हमने देखा कि आउटरीच, इक्विटी, एक्सेस, ये 3 पॉइंट देखे स्किल डेवलपमेंट। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो आउटरीच को कैसे करा जाए, इक्विटी और एक्सेस कैसे दिया जाए। देखो, आउटरीच मतलब लोगों तक बात पहुंच जाए, इक्विटी और एक्सेस, इक्विटी का मतलब लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये ना देखा जाए किसको देना है किसको नहीं देना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक्सेस का मतलब इजीली एक्सेसिबल, जैसे कि हमने थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच जो लगाई, ई लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग, उससे एक्सेस बढ़ेगा। क्वालिटी एंड रिलीवेंस, देखो क्वालिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं है। तो क्वालिटी और रिलीवेंस के लिए इन्होंने क्या किया है कि पहले क्वालिटी के लिए हमने 5 की फंक्शंस देखे, और रिलीवेंस के लिए इन्होंने 2 सिस्टम, LMIS जो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैकेनिज्म, ये 2 चीज़ें बनाई जिससे कि वो रिलीवेंट चीज़ें ही रिलीवेंट चीज़ों में स्किल डेवलप करी जा सके। ये सब हमने चीज़ें देखी। फिर हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही है ये वाली पॉलिसी, क्योंकि 93% उस टाइम पे वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, 60% जीडीपी कंट्रीब्यूशन। तो अगर इसी को स्ट्रेंथ किया जाए तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो जाएगी। टारगेटेड ग्रुप्स कौन से हैं, टारगेटेड जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, इस तरह के कैजुअल वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, ये सब। और ट्रेनिंग पार्टनर्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, मोबाइल ट्रेनिंग वेन्स, प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स, इन सब से मिलकर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी जानी है। सो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल स्किल जो पॉलिसी आई, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो 2015 वाली देखेंगे। थैंक यू।